नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए राहुल ने कहा, ये लोग हाथ नहीं लगा सकते, बस गोली मरवा सकते हैं। हाईकोर्ट ने रिपब्लिक और टाइम्स नाउ को मीडिया ट्रायल का दोषी माना। किसानों पत्रकारों पर एनआईए के जरिए शिकंजा कस रही है सरकार। कोवैक्सीन पर अब कर्नाटक के डॉक्टरों ने भी उठाए सवाल, विवाद गहराया। तांडव के खिलाफ संघ परिवार ने छेड़ा अभियान, कई जगह एफआईआर। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे दो छोटी छोटी गुजारिशें हैं। एक तो यह कि सत्यहिंदी.com का ऐप कृपया तुरंत डाउनलोड कर लें। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर में भी जा सकते हैं और इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिया गया है, उसको क्लिक करके भी उसे डाउनलोड किया जा सकता है। हमारी दूसरी गुजारिश है कि सत्यहिंदी.com को आर्थिक संबल की जरूरत है, आर्थिक मदद की जरूरत है। आप जानते ही हैं कि ये पत्रकारों द्वारा संचालित संस्था है। हम किसी कारपोरेट से कोई फंड नहीं लेते और ना ही किसी सरकार से कोई मदद की उम्मीद रखते हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को फलने फूलने के लिए आप लोग आगे आए, जनता सामने आए और अपनी तरफ से जो भी सहयोग बन पड़ता है वो करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप सदस्य बन सकते हैं और सदस्य बनकर सत्य हिंदी की मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमारी ये दोनों गुजारिशें तुरंत फौरन मान लेंगे। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। किसान आंदोलन के मसले पर मोदी सरकार पर शुरू से ही हमलावर रहे राहुल गांधी आज काफी आक्रामक नजर आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चाहे पूरा देश खिलाफ हो जाए, मैं फिर भी सही के लिए लड़ता रहूंगा। मैं नरेंद्र मोदी या बीजेपी से नहीं डरता हूं। राहुल गांधी बोले कि ये लोग मुझे हाथ नहीं लगा सकते हैं, लेकिन गोली मरवा सकते हैं। राहुल ने कहा कि मैं देशभक्त हूं, मैं हमेशा देश के लिए खड़ा हूं। राहुल ने यह भी कहा कि जिससे हम आजाद हुए, आज देश फिर उसी ओर जा रहा है। आज आप हमारी बात मत मानो, लेकिन जब आप गुलाम हो जाओगे तब मानोगे। इसके बाद जब पत्रकारों ने बार बार जेपी नड्डा के सवालों पर जवाब मांगे तो राहुल बोले, नड्डा कौन हैं? क्या वो देश के प्रोफेसर हैं जो उनका मैं जवाब देता रहूं? मोदी सरकार पर आक्रामक रहे राहुल गांधी बोले कि ये लोग किसानों को थकाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। राहुल बोले, देश के किसान को पीएम मोदी ने से अधिक समझ है। राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा कि नरेंद्र मोदी एक एक चरण के हिसाब से किसानों को खत्म करने में लगे हुए हैं। ये सिर्फ 3 कानून पर नहीं रुकेंगे, बल्कि अंत में किसानों को खत्म करना चाहते हैं ताकि देश की पूरी खेती अपने 3-4 दोस्तों को दे सके। राहुल ने कहा कि केवल कृषि ही थी जो इन लोगों के एकाधिकार से बची थी, लेकिन अब ये उस पर भी डाका डालना चाह रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जब मैंने भट्टा पारसौल का मसला उठाया तब हमारी ही सरकार थी। हमारी सरकार ने करोड़ों रुपए का कर्जा किसानों का माफ किया। राहुल गांधी ने एक बुकलेट भी जारी की जिसका शीर्षक है खेती का खून। तो राहुल गांधी लगातार किसान जो विल हैं उनको लेकर सरकार पर अटैक करते रहे हैं, हमले करते रहे हैं। लेकिन आज जो उन्होंने भाषा बोली है वो एक नई तरह की भाषा है और एक हमारे लोकतंत्र में अगर मुख्य विपक्षी दल का मुख्य नेता ये कहता है कि उसे गोली मरवा दी जा सकती है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि आखिरकार हमारे लोकतंत्र में इतना बड़ा संकट कैसे खड़ा हो गया। कौन लोग हैं जो उसे गोली मरवा सकते हैं? वो उन लोगों के नाम भी ले रहे हैं कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी ये मुझे गोली मरवा सकते हैं। तो वो एक राजनीतिक दल का नाम ले रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं। ये एक बड़ी घटना है। मैं समझता हूँ हम लोगों को, पूरे देश को इस गंभीरता से इस पर सोचना चाहिए। राहुल गांधी को बहुत हल्के में लिए जाने का एक माहौल सा बना दिया गया है, लेकिन इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है और इस पर सोचा जाना चाहिए कि
क्या हमारे लोकतंत्र में विपक्षी दलों के नेताओं की जिंदगियां भी सुरक्षित नहीं हैं, या ये राहुल गांधी का अपना एक डर है, एक अंदर बैठा भय है जो उन्हें इस तरह की भाषा में बात करने को मजबूर कर रहा है, या वो सरकार को कटघरे में डालने के लिए, खड़ा करने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो कुल मिलाकर दिखता है कि देश में माहौल बदला है, आंतरिक रूप से दहशत का माहौल बना है और बहुत सारे बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के साथ जो कुछ घट रहा है उसमें कुछ भी असंभव नहीं लगता है। विपक्षी दलों के नेताओं की हत्याएं भी संभव प्रतीत होती हैं। तो राहुल गांधी के ये जो डर है या जो उन्होंने कहा है उसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, इसे गंभीरता से सोचा जाना चाहिए और आने वाले दिनों की आहट के तौर पर इसे रजिस्टर किया जाना चाहिए। अगली खबर का रुख करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ की रिपोर्टिंग पहली नजर में अवमानना वाली है। ये चैनल मीडिया ट्रायल की मिसाल है। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि मीडिया के द्वारा की जाने वाली रिपोर्टिंग से मामले की सुनवाई पर असर पड़ता है। उसने ये भी कहा है कि जब तक कोई नई गाइडलाइंस या दिशा निर्देश तय नहीं हो जाते हैं तब तक आत्महत्या के मामलों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश को माने। कोर्ट की ये टिप्पणी काफी अहम इसलिए है कि जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला आया था तो कुछ चैनलों ने इसे हत्या करार देना शुरू कर दिया था। चैनलों ने पुलिस की जांच पूरे होने से पहले ही फैसले भी देने शुरू कर दिए थे। जब इस मामले में रिया चक्रवर्ती का नाम आया तो कुछ चैनल उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे, लेकिन कोर्ट में क्या हुआ, कोई भी आरोप टिकते नहीं दिखे। बिना किसी सबूत के सभी मामलों में उन टीवी चैनलों की रिपोर्टिंग बिना आधार की साबित हुई है। तभी अक्टूबर महीने में सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन चैनलों की रिपोर्टिंग के बारे में सख्त टिप्पणियां की थी। उसने कहा था कि जांच भी आप करो, आरोप भी आप लगाओ और फैसला भी आप ही सुनाओ, तो अदालतें किस लिए बनी हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट का पूरा इस सुशांत राजपूत के मामले में जो सुनवाई चल रही है, बार बार मीडिया की भूमिका पर वो टिप्पणियां कर रहे हैं और मीडिया को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। टाइम्स नाउ और रिपब्लिक टीवी ये दो ऐसे चैनल हैं जो आपसी प्रतिस्पर्धा और सरकार की जी हुजूरी के लिए या सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के मामले को कई रंग देने की कोशिश कर रहे थे, उसमें साजिश ढूंढ रहे थे। उसमें रिया चक्रवर्ती को बलि का बकरा बनाया जा रहा था, बिहार में चुनाव थे, उसका भी असर था। तो इन दोनों चैनलों की भूमिका तो संदेह से परे थी, मतलब ये खुलकर एक सरकारी एजेंडे की तहत ये काम कर रहे थे। लेकिन और भी दूसरे चैनल हैं जो इनकी देखा देखी इसी तरह की हरकतों में शामिल थे, इसी तरह की जो पीत पत्रकारिता कहते हैं, येलो जर्नलिज्म कहते हैं, उसमें शामिल थे, सनसनीखेज पत्रकारिता में शामिल थे, तथ्यों को बिना जांचे प्रकाशित और प्रसारित करने वाले खेल में शामिल थे। मीडिया ट्रायल चल रहा था जिसमें रिया चक्रवर्ती को हत्यारिन बताया जा रहा था। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में पहले ही घोषणा कर दी गई थी कि ये हत्या का मामला है, आत्महत्या का मामला नहीं है, और इस तरह से तमाम कपोल कल्पित तथ्य गढ़े गए, कहानियां गढ़ी गई, किस्से गढ़े गए और उसके जरिए इस तरह का माहौल बनाया गया जिसमें बहुत ज्यादा उत्तेजना थी और उसका असर अदालती कार्रवाई पर पड़ता दिख रहा था, मतलब पड़ सकता था। ये कोर्ट का मानना है और ये एक तरह की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट की अवमानना है, ये कोर्ट का कहना है। तो इन दो चैनलों को उसने खास तौर से पॉइंट आउट किया है, टाइम्स नाउ और रिपब्लिक टीवी को, और ये जो भारतीय कहना चाहिए पत्रकारिता के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कलंकित करने वाले चैनल हैं पूरी पत्रकारिता को, पूरे मीडिया को, और इनकी देखा देखी बहुत सारे चैनलों ने भी काम किया है। तो इन्हें दंडित किया जाना चाहिए, कायदे से इनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाने चाहिए। मांग भी हुई है कि इन्हें IBF से निकाल दिया जाए, लेकिन दरअसल इनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाने चाहिए या इनका प्रसारण कुछ समय के लिए रोक दिया जाना चाहिए, लेकिन नहीं होगा क्योंकि सरकार इन्हीं चैनलों के साथ मिलकर
अपना एजेंडा आगे बढ़ा रही है, तो इन चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करने की उसकी कोई मंशा नहीं दिखती। जब तक कि कोई अदालती आदेश नहीं आता है तब तक ये सुरक्षित रहेंगे। अब आज की अगली खबर, एक और मोदी सरकार किसान आंदोलन में शामिल नेताओं से बातचीत कर रही है, तो दूसरी ओर केंद्रीय एजेंसियां आंदोलन का समर्थन करने वालों पर अपना शिकंजा कस रही हैं। आड़तियों, पंजाबी गायकों से शुरू हुआ ये सिलसिला लेखकों, पत्रकारों, व्यापारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं तक जा पहुंचा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने खालिस्तान समर्थक प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के द्वारा आतंकवाद के लिए धन उपलब्ध कराने को लेकर एफआईआर दर्ज की है, जिसके बाद वो अब लोगों को सम्मन जारी कर रही है। यानी एक संगठन के नाम पर एफआईआर दर्ज की गई है और उसके खिलाफ उसके आधार पर अब दूसरों को फंसाने की तैयारी की जा रही है। अभी हाल में एनआईए ने जिन लोगों को हालिया सम्मन भेजा है उनमें सिख अलगाववादी जर्नैल सिंह भिंडरावाली के भतीजे और अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार जसबीर सिंह रोड का नाम भी शामिल है। जालंधर के रहने वाले और लेखक बलविंदर पाल सिंह को भी सम्मन भेजा गया है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बलविंदर ने कहा कि वो किसानों, मजदूरों, सिखों, दलितों को लेकर सरकारी नीतियों के खिलाफ लगातार लिखते रहे हैं। अमृतसर के पत्रकारों जसवीर सिंह मुख्तसर और तजिंदर सिंह के टीवी न्यूज चैनल के वीडियो एडिटर मोनिब सिंह को भी एनआईए ने सम्मन भेजा है। तजिंदर कहते हैं कि ऐसा करके एजेंसी मीडिया की आवाज को चुप कराना चाहती है। सिंघू बॉर्डर पर लंगर चला रहे सिख यूथ फॉर पावर ऑफ पंजाब नाम के संगठन के पलविंदर सिंह, परमजीत सिंह अकाली और प्रदीप सिंह को भी सम्मन भेजा गया है। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि एकदम से एनआईए सक्रिय हो गई? आईटी पहले से सक्रिय थी, अब एनआईए सक्रिय हो गई है और सारा फोकस अब किसान आंदोलन पर चला गया है। इसके पहले जो सुशांत सिंह राजपूत का मामला था उसमें लगी हुई थी, वहां कुछ मिला नहीं, अब यहाँ चली आई है एनआईए। तो एनआईए का इस्तेमाल हो रहा है साफ तौर पर। जहां भी सरकार क्राइसिस में होती है, जहां भी सरकार को दबाव बनाना होता है, ब्लैकमेल करना होता है, वहां पर वो एनआईए और इसी तरह की जो ईडी वगैरह की संस्थाएं हैं उनको भेज देती है। ये बार बार हमने देखा है कि कहीं भी कोई पार्टी या सरकार पर संकट आता है तो सरकार इनका इस्तेमाल बेधड़क करती है और एनआईए को भी इस एजेंडा के तहत किसान आंदोलन से लड़ने के लिए तैनात कर दिया गया है। लेकिन ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह से इन एजेंसियों का इस्तेमाल आखिरकार कहाँ ले जाएगा। ये हो सकता है कि इस बड़े आंदोलन में कहीं कोई संगठन सक्रिय हो, इसका फायदा उठाने के लिए। हो सकता है खालिस्तानी समर्थक सक्रिय हो सकता है पाकिस्तान समर्थक सक्रिय हो सकता है चीन इसका इस्तेमाल कर रहा हो सकता है सीआईए एजेंसी जो अमेरिका की है वो इसका इस्तेमाल कर रही हो। बहुत सारी संभावनाएं होती है, उन पर नजर रखना हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो खुफिया एजेंसी, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन इस आधार पर पत्रकारों को, लेखकों को टारगेट करना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बताता है कि हमारे यहाँ एक तरह से लोकतंत्र अब खत्म होता जा रहा है और तानाशाही और निरंकुशता इतनी बढ़ती जा रही है जिसमें किसी भी तरह के विरोध और असहमति के लिए गुंजाइश नहीं बचेगी और जो भी ऐसा करेंगे उनको देशद्रोही और देश विरोधी हरकतों से ताल्लुक रखने वाले लोगों से जोड़ दिया जाएगा और उन्हें बदनाम किया जाएगा और हो सकता है उनको प्रताड़ित किया जाए। तो ये एक इस सरकार में एक तरह का चलन बन गया है, ट्रेंड बन गया है और वो लगातार जारी हुए। अगली खबर लेते हैं। भारत बायोटेक कंपनी के टीके कोवैक्सीन पर विवाद और भी गहरा गया है। कर्नाटक एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने राज्य सरकार से मांग की है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को ये अनुमति दी जाए कि वो तय कर सकें कि उनको कोवैक्सीन लगवानी है या कोविशील्ड। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। अभी कोविशील्ड कुछ जिलों में लग रही है जबकि उनको भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन लगाई जा रही है, जिसके तीसरे चरण के नतीजे भी अभी तक नहीं आए हैं, परीक्षण के नतीजे। कर्नाटक एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के अध्यक्ष डॉक्टर दयानंद सागर का कहना है कि स्वास्थ्य कर्मियों पर कोवैक्सीन का इस्तेमाल परीक्षण के तौर पर करना निंदनीय है। मालूम हो भारत में अब तक 3,81,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 580 लोगों में इसके दुष्प्रभाव भी देखे गए हैं और इनमें से टीके लगवाने के 24 घंटे बाद 2 लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि एक की मौत हार्ट अटैक से बताई जा रही है तो दूसरे की
पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। उधर भारत बायोटेक ने दिशा निर्देश जारी करके कहा है कि कोवैक्सीन का प्रयोग किन स्थितियों में नहीं किया जाना चाहिए। भारत बायोटेक ने कहा है कि वो लोग कोवैक्सीन का टीका न लें जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है या जो इम्यूनिटी से जुड़ी दवाइयां ले रहे हैं या जिन्हें एलर्जी है। पहले सरकार ने कहा था कि जिनका कमजोर इम्यूनिटी है उन पर कोवैक्सीन का असर कम होगा, लेकिन अब कंपनी ऐसे लोगों से ये टीका लेने से मना कर रही है। तो कोवैक्सीन का जो रवैया बदला है, गाइडलाइंस जारी करने की जरूरत पड़ी है, ये बताता है कि कोवैक्सीन सेफ नहीं है, या जो परसेप्शन, जो दृष्टिकोण लोगों के दिमाग में बना हुआ है, जो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने भी इस पर प्रश्न किए थे, वो अब सही साबित हो रहे हैं। क्योंकि अगर ये गाइडलाइंस थी तो ये पहले जिस समय कोवैक्सीन को मंजूरी मिली थी और जिस पर सरकार ने बड़े पैमाने पर उनकी खरीदी की और ये तय किया कि ये टीकाकरण अभियान में लगाए जाएंगे, उसी समय ये गाइडलाइंस जारी हो जानी चाहिए, यानी 16 तारीख के पहले। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और जब हर जगह से सवाल उठ रहे हैं और उसके जो रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद कोवैक्सीन बनाने वाली जो भारत बायोटेक है उसने ये गाइडलाइंस जारी की है। तो ये बताता है कि सरकार ने जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, वाहवाही लूटने के लिए किस तरह से एक जो वैक्सीन अभी पूरी तरह से तैयार नहीं थी, जिसके परीक्षण पूरे नहीं हुए थे, उस टीके को जबरन मंजूरी दे दी, रातों रात मंजूरी दे दी, उसकी खरीदी भी हो गई और उसको टीकाकरण अभियान में झोंक भी दिया गया, जबकि मंजूरी शर्तों के साथ दी गई थी कि इसका इस्तेमाल आपात स्थितियों में ही होना है। लेकिन अब ये खुलेआम धड़ल्ले से लगाई जा रही है। अब जो निचले दर्जे के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी वगैरह, वो ज़्यादा रजिस्ट नहीं कर सकते हैं, उनके पास पैसे नहीं है, खर्च नहीं कर सकते, उनकी आवाज़ भी नहीं सुनी जाती है। लेकिन डॉक्टर्स की तरफ से ये दूसरा RML जो दिल्ली का है, उनके डॉक्टर्स ने भी ये कहा और अब कर्नाटक के डॉक्टर भी ये कह रहे हैं, जिससे ये पुख्ता होती है बात कि कोवैक्सीन को लेकर लोग आश्वस्त नहीं हैं, जबकि कोविशील्ड को लेकर उस तरह की चिंताएं, उस तरह के संदेह लोगों के दिमाग में नहीं है और सरकार इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। वेब सीरीज तांडव में हिंदू देवी देवताओं के कथित अपमान पर यूपी में शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई की बात कही है, तो संतों के अखाड़ा परिषद ने भी उनका साथ दिया है। तांडव की टीम की माफी भी काम नहीं आई है। सीरीज के अभिनेता सैफ अली खान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। सीरीज से जुड़े लोगों से पूछताछ के लिए यूपी पुलिस के 4 अधिकारियों की एक टीम मुंबई गई है। प्रदेश में लखनऊ, कानपुर सहित कई जगहों पर तांडव के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। माफी के बाद भी इस मामले में मुख्यमंत्री के रवैये को देखते हुए गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। वहीं लखनऊ पुलिस के बाद अब नोएडा पुलिस ने कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देश पर सीरीज में काम करने वाले कलाकारों सैफ अली खान, डिम्पल कपाड़िया समेत अमेजन प्राइम वीडियो के लोगों के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया है। इससे पहले लखनऊ में हजरतगंज पुलिस ने वेब सीरीज के निर्देशक अली अब्बास जफर, प्रोड्यूसर हिमांशु कृष्ण मेहरा और लेखक गौरव सोलंकी के खिलाफ FIR दर्ज की थी। अमेजन प्राइम वीडियो की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित के खिलाफ भी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सवाल उठता है कि इतना हंगामा क्यों है? क्या इतनी बड़ी बात हो गई है? जब दूसरे देशों में इस तरह से चीजें घटित होती हैं, तो हमारे ये जो सो कॉल्ड हिंदुओं के ठेकेदार हैं, तब उतने उद्वेलित नहीं होते हैं, तब उसको सही ठहराते हैं। सैटनिक वर्सेस अगर सलमान रश्दी लिखते हैं तो उन्हें लगता है कि सही लिखी गई, उस पर बैन क्यों लग रहा है। यह पैगंबर मोहम्मद के कार्टून पर जब हंगामा मचता है मुस्लिम समुदाय द्वारा, तो उन्हें लगता है ये कट्टरपंथी हैं, लेकिन अब ये खुद संगठित तौर पर ये सब कर रहे हैं। तो एक तरह का कट्टरपन हिंदुओं में भी है, एक कट्टरपंथी हिस्सा उनका भी है, जो इससे तांडव में तथाकथित रूप से भावनाएं आहत करने वाले दृश्यों की वजह से शोर मचा रहा है। और दूसरा वो राजनीति करने वाले लोग हैं जो इस तरह के मसले उठाकर अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं, हिंदुओं को उकसाते हैं, भड़काते हैं, लड़ाते हैं, दूसरे समुदायों से एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, पोलराइजेशन का, ध्रुवीकरण का हिंदुओं बना मुसलमान में। हालांकि ये जो धारावाहिक है या वेब सीरीज है, उसकी स्क्रिप्ट लिखने वाले हिंदू हैं। अपर्णा
पुरोहित जो इंडिया हेड हैं अमेजोन की, वो हिंदू हैं। तो तमाम तरह के हिंदू कैरेक्टर्स हैं, लेकिन माहौल बनाने के लिए हिंदुओं को फिर ये बताया जाएगा कि वो देश विरोधी हैं, संस्कृति विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं वगैरह वगैरह। तो ये एक पूरा कहना चाहिए नरेटिव लगातार स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू धर्म का अपमान बड़े पैमाने पर हो रहा है और ये बर्दाश्त नहीं होगा, हमारी भावनाएं आहत होती हैं। तो ये भावनाएं आहत होने की जो राजनीति है वही ये सब करवाती है और ये अपने वोट बैंक को मजबूत करने की एक कोशिश है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो मित्रों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।